हेलो एवरीवन। सीयूटी पीजी के लिए दोस्तों प्रोस्पेक्टस रिलीज़ हो गया है और एडमिशन फॉर्म भी इसके स्टार्ट हो गए हैं। सॉरी, एग्जामिनेशन फॉर्म जिसे आप बोलते हो। अब एग्जामिनेशन फॉर्म भरने से पहले दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही रहती है कि उस पर्टिकुलर फॉर्म का जो प्रोस्पेक्टस है उसको रीड करिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रीड करिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप एग्ज़ाम फॉर्म इसका भरोगे तो जिस भी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में, उस यूनिवर्सिटी का पेपर कोड आपको पता होना चाहिए, एग्ज़ाम पैटर्न पता होना चाहिए, तभी आप इसका फॉर्म भरोगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं थोड़ी छोटी वीडियो बनाऊंगा, या बड़ी भी हो जाए तो भी मुझे कोई इस बात की गारंटी नहीं है, लेकिन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगी कि प्रोस्पेक्टस को थॉरोली समझना कैसे है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है कि आपको जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए उसका कोड क्या है, बस वही कोड आपको चूज़ करना है। और उस कोड का आपको पैटर्न पता होना चाहिए कि किस तरीके का पेपर आएगा आप लोगों का एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो ये तो सबसे पहले इंडेक्स यहाँ पे अवेलेबल है, इसको आप लोग देख सकते हो। अब सबसे पहले मैं फ़ीस की बात करता हूँ और इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करता हूँ। तो 20 मार्च से 19 अप्रैल तक फॉर्म भरवाए जाएंगे। ठीक है, 19 अप्रैल शाम 5 बजे तक और 19 अप्रैल रात 11:50 तक आप इसकी फ़ीस भर सकते हो। फ़ीस की अगर मैं बात करूँ तो अगर आप 3 टेस्ट पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके लिए 1000 रुपये लगेंगे फ़ीस जनरल वालों के लिए। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 800 रुपये, एससी एसटी और थर्ड जेंडर के लिए 750 और पीडब्ल्यूबीडी के लिए 700 रुपये लगेंगे। अगर आप 3 पेपर के अलावा किसी और पेपर के लिए भी अप्लाई कर रहे हो, अगर आप 4 पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो एडिशनल फ़ीस 500 रुपये और लगेगी। सिमिलरली अगर आप 5 पेपर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 500 और एडिशनल फ़ीस लगेगी, यानी कि 3 के बाद जितने भी पेपर्स आप ऐड करते जाओगे अपने फॉर्म के अंदर तो उसके अकॉर्डिंगली फ़ीस लगेगी। याद रखिए, ये फ़ीस पेपर्स को ऐड करने के लिए लग रही है। यूनिवर्सिटीज़ आप मैक्सिमम ऐड कर सकते हो, उसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा फ़ीस नहीं है। ठीक है, बाकी जब मैं फॉर्म फिलिंग वाली वीडियो बनाऊंगा तो उसमें सारी चीज़ें आपको लोगों को क्लियर होंगी। बाकी इंडिया के बाहर वाले कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पे 5000 और 1500 एडिशनल फ़ीस का क्राइटेरिया लिखा हुआ है, ये आप लोग रीड कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, ये जो मैंने आपको फ़ीस बताई है ये मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट की फ़ीस है। अगर आप एक पेपर के लिए भी अप्लाई करो तब भी इतनी फ़ीस जाएगी, 2 के लिए अप्लाई करो तब भी इतनी फ़ीस जाएगी, 3 के लिए कर रहा हो तो इतनी जानी ही जानी है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अब यहाँ पे जो आप लोगों का एक्चुअल एग्ज़ाम की डेट है फ़िलहाल अनाउंस नहीं हुई है। ठीक है, ऑल्दो जून के 2nd वीक में ये एग्ज़ाम कंडक्ट होने के चांसेस हैं। और ये जो एग्ज़ाम है 2 घंटे का होगा, कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्ज़ाम रहेगा। 2 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होगा। आपका जब एडमिट कार्ड आएगा उसमें लिखा रहेगा कि आपका एग्ज़ाम एक्चुअल में कौन सी शिफ्ट में रखा गया है। और याद रखिए, यहाँ पर जो मल्टीपल टेस्ट पेपर अप्लाई करने की बात हो रही है वो डिपेंड करता है कि आप किस किस यूनिवर्सिटी में किस किस कोर्स में अप्लाई कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल, एक जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, एक स्टूडेंट है उसका ग्रेजुएशन कर लिया कर रहा हो, फाइनल ईयर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर आप फाइनल ईयर में हो या फाइनल ईयर बैक का पेपर दे रहे हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। अब इशू ये है कि मान लीजिए आपको एक तरफ अप्लाई करना है एमए के लिए और दूसरी तरफ बीएड के लिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे एमए और बीएड का पेपर कोड अलग अलग होगा, ऑब्वियस सी बात है, तो 2 पेपर होगा आपके। बाकी इसके अलावा किसी और भी सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो, किसी और कोर्स के लिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे जो आप अप्लाई करोगे एक ही फॉर्म में करोगे, लाइक एक ही बार जब फॉर्म भर रहे होगे उसी में आपको 1 टाइम फॉर्म भरना है, उसी में आपको जितने भी पेपर्स में आप इंटरेस्टेड हो उसमें अप्लाई करना है। वैसे तो फॉर्म 1 सिटिंग में भरा जाया जा सकता है, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, रिकमेंड करूंगा कि जो भी स्टेप रहेगा यहाँ पे आपको अपने सब्जेक्ट चूज़ करने होंगे, यानी कि किस किस पेपर में आप अपेयर होने जा रहे हो और किस किस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करने जा रहे हो, वो ऑप्शन चूज़ करने से पहले आप लोग धैर्य बनाए रखें और आराम से उस चीज़ को सोचें, उसके बाद ही वो ऑप्शन चूज़ करें। ठीक है, अप्लाई आपको ऑनलाइन ही करना है। यहाँ पे डिटेल प्रोसीजर लिखा हुआ है, इसको आप रीड आउट कर सकते हो। यहाँ पे फोटोग्राफ, सिग्नेचर वगैरह चाहिए होते हैं आपको अप्लाई करने से पहले, उसकी इन्फॉर्मेशन मैंशन है। एग्ज़ाम है, एनटीए की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इतनी है, इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाए और इसका रिजल्ट डिक्लेयर करें, दैट्स इट। इसके अलावा आपको जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है उस यूनिवर्सिटी का अलग से भी आपको काउंसलिंग फॉर्म भरना पड़ेगा और उसका जो प्रोसीजर वगैरह है वो आपको पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर देखना होगा। ठीक है, अगेन आई रिपीट, सिर्फ सीयूईटी के फॉर्म भरने से आपका एडमिशन नहीं होगा। आपको जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए उस यूनिवर्सिटी का भी फॉर्म आपको अलग से भरना पड़ेगा, काउंसलिंग फॉर्म अलग से भरना पड़ेगा, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, उसी के थ्रू आपका उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन होगा। एनटीए का काम सिर्फ इतना है, इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाया जाए और इसका रिज़ल्ट डिक्लेयर करा जाए।
क्वेश्चन पेपर के मीडियम की अगर मैं बात करूं दोस्तों, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में पेपर आएगा आप लोगों का, एक्सेप्ट लैंग्वेज सेक्शन और संस्कृत। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, लैंग्वेज यानी मैं हिंदी करना चाह रहे हो तो उसका तो एग्ज़ाम हिंदी लैंग्वेज में ही आएगा। बाकी जितने भी पेपर रहेंगे वो सारे पेपर आपके इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में आएंगे। ठीक है, बाकी फॉर्म भरते के वक्त आपको शायद चूज़ करना पड़ता है कि आप किस मीडियम में एग्ज़ाम देना चाहते हो, और ये एग्ज़ाम अगेन आई रिपीट कंप्यूटर बेस्ड मोड में होगा। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी गई है, इसको आप समझो और इस चीज़ को रिलेट करना आगे जो मैं चीज़ बताने वाला हूँ। ठीक है, इस चीज़ को रिलेट करना आगे जो मैं चीज़ बताने वाला हूँ। इसमें क्या लिखा गया है देखो, आपके जो CUET PG होता है उसके कुछ अलग अलग डिफरेंट पैटर्न होते हैं, वो पैटर्न यहाँ लिखे गए हैं और उस पैटर्न के आगे कोड लिखा गया है कि ये पैटर्न इस कोड के लिए है। समझ गए? जैसे ये फर्स्ट वाला पैटर्न ये B.Ed के लिए है, लेकिन B.Ed के अंदर भी दूसरे पैटर्न भी यहाँ पे रखे गए हैं। वो आपको कैसे पता चलेगा कि आप जिस भी कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप लोगों के लिए कौन सा पैटर्न फॉलो होगा, वो अभी जस्ट आपको पता चल जाएगा, वीडियो को देखते रहिए। देखिए यहाँ पर पहला पैटर्न क्या है भाई, पार्ट ए में 25 क्वेश्चन होंगे हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज के और वर्बल एबिलिटी के, और पार्ट बी में 75 डोमेन नॉलेज के क्वेश्चन होंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड के, सोशल साइंस के, मैथ्स के और साइंस के। इसके बाद पैटर्न 2 है, पैटर्न 2 के भी 3-4 सब पैटर्न हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट में क्या है, 25 क्वेश्चंस होंगे हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन के, वर्बल एबिलिटी के, जनरल अवेयरनेस के, मैथमेटिक के, क्वांटिटेटिव एबिलिटी के और एनालिटिकल स्किल्स के, और 75 डोमेन नॉलेज के क्वेश्चन होंगे। और ये जो 2A है, ये जो इन सभी कोड यहाँ पे लिखे गए हैं, इन सभी कोड के लिए एप्लीकेबल होगा। अब ये कोड का मतलब क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे L आ गया, L का मतलब आ गया ना लैंग्वेज, ये लैंग्वेज का सेक्शन है, सेम ही है, बस इसमें डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चन होंगे लैंग्वेज से रिलेटेड। ठीक है, 2C क्या है, 2C भी लगभग सेम है, बस इसमें संस्कृत लैंग्वेज के लिए बनाया गया है 2C कोड। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हो, यहाँ पर लिखा गया है, ये कोड आप देख सकते हो अभी नीचे जाके। इसके बाद क्या है, ये भी अगेन संस्कृत लैंग्वेज से रिलेटेड ही कुछ है, जिसमें आप लोग देख सकते हो। इसके बाद 3A लिखा गया है यहाँ पे, 100 MCQ हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन, वर्बल एबिलिटी, मैथमेटिक। तो यहाँ पे लिखा गया है ये जनरल टेस्ट होगा बेसिकली। 3 जो थर्ड पैटर्न है उसका जो A पार्ट है, इसमें 100 MCQ रहेंगे हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन से रिलेटेड, वर्बल एबिलिटी से रिलेटेड, मैथमेटिक क्वांटिटेटिव एबिलिटी से रिलेटेड, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग। बाइलिंगुअल टेस्ट होगा ये इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में, इसका कोड ये है। इसी तरीके से 100 MCQ क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज अवेयरनेस। ठीक है, और ये इसका कोड COQ P11 है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, ये 3A वाला जो पैटर्न है ये 3B वाला जो पैटर्न है ये DU LLB के लिए लागू होगा। और इसमें आपको एक चीज़ क्लियर हो गई है कि पहले 2022 तक DU LLB का जो सिलेबस था, एंट्रेंस था, वो इंग्लिश मीडियम में होता था सिर्फ, और अब दोनों लैंग्वेज में होगा एंट्रेंस। तो ये शिकायत रहती थी लास्ट ईयर कुछ बच्चों की, सर ये एंट्रेंस सिर्फ इंग्लिश में क्यों होता है। अभी CUET PG के अंदर आ गया DU LLB, और इसका एंट्रेंस अब दोनों मीडियम में होगा, सिंपल सी बात है। और थोड़ा बहुत सिलेबस में भी थोड़ा बहुत चेंजेस हैं, वो हम डिस्कस कर लेंगे जब LLB की सेपरेट वीडियो बनाई जाएगी DU से रिलेटेड। तो ये कुछ पैटर्न आप लोगों ने देखे, इस पैटर्न को देखो, समझो, परखो। ठीक है, अभी इस पैटर्न की दोबारा बात होगी। बाकी ये है, कैंडिडेट कैन चूज़ मैक्सिमम ऑफ 20 टेस्ट पेपर कोड इन ऑल। मैक्सिमम फॉर्म भरते टाइम आप 20 टेस्ट पेपर कोड चूज़ कर सकते हो। ठीक है, और ये जो आपका एग्ज़ाम रहेगा MCQ बेस में रहेगा, ये सब चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। सही आंसर के लिए 4 नंबर मिलेंगे, और नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होगी आपकी -1 की। अगर आपका आंसर गलत हुआ तो -1 आपके डिडक्ट कर दिए जाएंगे। सिलेबस CUET की वेबसाइट पर अवेलेबल है, ऑल्दो अभी सिलेबस CUET की वेबसाइट पर अपडेट हुआ नहीं है, वो काफ़ी जल्द अपडेट हो जाएगा। एज लिमिट, वैसे तो कोई एज लिमिट नहीं है, लेकिन रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज़ अगर अपने कोई कोर्स की एज लिमिट रखती है तब अलग बात है, वैसे होती नहीं है एज लिमिट इसमें, तो उसकी आप टेंशन मत लीजिए। इसके बाद और नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर रिजर्वेशन का रूल लिखा गया है कि जो भी रिजर्वेशन का क्राइटेरिया होता है वो सब चीज़ें हैं इसमें, उसको आप रीड आउट कर लीजिएगा फॉर्म भरने से पहले। ठीक है, बाकी OBC का ये बोलते हैं कि मार्च 2022 के बाद का इशू किया हुआ होना चाहिए, और DU ये बोलता है भाई जिस ईयर में एडमिशन ले रहा हो उसी ईयर के मार्च के बाद का इशू किया हुआ होना चाहिए। तो बेसिकली OBC सर्टिफिकेट जो है, अगर आप DU में इंटरेस्टेड रहोगे तो कोशिश करना भाई मार्च 31 2023 के बाद का ही होना चाहिए। बाकी एग्ज़ाम सीरीज़ की इन्फॉर्मेशन है, आप फॉर्म भरते टाइम एग्ज़ाम सीरीज़ का प्रेफरेंस दोगे, उसकी इन्फॉर्मेशन है। एडमिट कार्ड एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले आ जाएगा एट्सेट्रा। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की दोबारा जानकारी दी गई है यहाँ पे, हालांकि इस चीज़ को हम डिस्कस कर चुके हैं।
ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है कि अगर सुबह 10 बजे वाला एग्ज़ाम है तो एंट्री एग्ज़ाम हॉल में 8 से 9:30 बजे के बीच होगी। दोपहर 3 से 5 वाला एग्ज़ाम है तो एंट्री 1 से 2:30 बजे के बीच होगी। तो वो सब चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं, आपका वेरिफिकेशन रहेगा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बाकी एग्ज़ाम से रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, इनको आप रीड आउट कर सकते हो। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखी गई है, इसको आप रीड करोगे चैप्टर 11 के सेक्शन में। ये पॉइंट डी देखिए हाईलाइट जो हुआ है, इसमें लिखा गया है कि वैसे तो आपका जो एग्ज़ाम है, कुछ एग्ज़ाम के 2 सेक्शन हैं, जैसे मैंने अभी डिस्कस करे थे ना, कुछ अभी जो मैंने पैटर्न थोड़ा सा डिस्कस किया था ऊपर। पार्ट ए में आपका जनरल क्वेश्चन है, पार्ट बी में डोमेन है। तो उसमें लिखा गया है यूनिवर्सिटी कैन ड्रॉ द मेरिट लिस्ट बेस्ड ऑन द टोटल स्कोर और ओनली ऑन द स्कोर अचीव इन पार्ट बी ऑफ डोमेन नॉलेज। ठीक है, अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको अगर आपकी यूनिवर्सिटी, मान लीजिए इन केस आपकी यूनिवर्सिटी सिर्फ पार्ट बी कंसिडर करती है मेरिट लिस्ट के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पार्ट ए की कुछ वैल्यू नहीं है। वो यूनिवर्सिटी कुछ ना कुछ स्पेसिफिक परसेंटेज बताएगी कि यार पार्ट ए में इतने परसेंटेज लाओ, वैसे मेरिट लिस्ट हम पार्ट बी के बेसिस पर ही करेंगे। हालांकि इस चीज़ के ऊपर मैं इतनी तरजीह अभी फ़िलहाल नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि जब आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आएगा यूनिवर्सिटी का, इसके बारे में तब हम बात कर लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल इस चीज़ को हम रहने देते हैं। बाकी एग्ज़ाम कंडक्ट होने के बाद आंसर की वगैरह आती है एनटीए की, वो आप लोग चेक कर सकते हो और उससे अपना स्कोर भी एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अपेंडिक्स 6 के अंदर पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ के नाम लिखे गए हैं, इनको आप रीड आउट कर सकते हो सकता है इनके अलावा भी और भी यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट करें, तो इसलिए भी ये रिकमेंड करा जाता है कि अभी फॉर्म निकले हैं, अभी इतनी जल्दी फॉर्म मत भरो। कुछ नई चीज़ें अगर ऐड होती हैं, नई यूनिवर्सिटीज़ अगर ऐड होती हैं, तो उनका भी आपको इंतज़ार करना चाहिए फॉर्म भरने से पहले। तो बाकी इसके अलावा इसके बाद यहाँ पर है अपेंडिक्स 7 के अंदर ये बंचिंग लिस्ट ऑफ क्वेश्चन पेपर ऑफ CUET PG। ये क्वेश्चन पेपर की लिस्ट है कि किस कोड के लिए कौन सा क्वेश्चन पेपर है। इसको आप नहीं पढ़िए फ़िलहाल इसको आप रहने दीजिए। जो आसान तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ वो अभी समझिएगा। हालांकि ये चीज़ यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, बीएड करना चाहते हो ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस में, उसका कोड यहाँ अलग कर दिया। लैंग्वेजेस के लिए बीएड करना चाहते हो, उसका कोड अलग कर दिया। ये क्या चीज़ है? क्या बीएड के लिए अलग अलग एंट्रेंस होगा अगर हम अलग अलग उसमें अप्लाई करें? क्या इस बार कॉमन एंट्रेंस नहीं है? इसका आंसर समहाउ येस है। पहले DU में अगर हम बात करें, बीएड के लिए एक ही एंट्रेंस हुआ करता था भाई, सभी बच्चों के लिए कॉमन एंट्रेंस है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी पेडागोजी से बीएड करना चाह रहे हो। लेकिन इस बार इन लोगों ने थोड़ा सा चेंज कर दिया है चीज़ों को। वो पता कैसे चलेगा अब आपको? वो पता करने के लिए जो मैंने आपसे बात कर रहा था कि मैं अभी इसको बताऊंगा, तो उसके लिए आप इनको फ़िलहाल रीड आउट कर सकते हो, नहीं करो वो कोई इशू नहीं है। अभी मैं आपको बताऊंगा। इसको हमने नीचे स्क्रॉल कर लेता हूँ। अब आपकी जो प्रोस्पेक्टस है उसमें वही सब चीज़ें होंगी जो आपके काम की हैं। ठीक है, बाकी सारी मेन चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। बस एक ये लास्ट चीज़ है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, और सबसे बड़ी चीज़ यही है। ये तो लिस्ट कोर्सेज़ के लिस्ट हैं और कोड हैं ये, तो इसको हम रहने देते हैं। आप चाहो तो पढ़ भी सकते हो, वरना कोई इशू नहीं है। अब यहाँ से देखिए, ये अपेंडिक्स 9 के अंदर पेज नंबर 122 अगर हम PDF की बात करें, यहाँ से कहानी शुरू होती है। आपको क्या करना है दोस्त, देखिए जिस भी यूनिवर्सिटी और जिस भी कोर्स में आप इंटरेस्टेड रहोगे, बस उसका नाम यहाँ पे देख लीजिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले यहाँ लिखा गया है नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी। मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ये यूनिवर्सिटी है, ये यूनिवर्सिटी कोर्स करवाती है, डिग्री करवाती है, बेसिकली ये शिक्षा शास्त्र में बीएड करवाती है। तो इस यूनिवर्सिटी के लिए जो कोड फॉलो होगा वो ACQP01 फॉलो होगा। अब इसका हमें फ़ायदा कहाँ मिलेगा? इसका फ़ायदा हमें नहीं, इस चीज़ का मतलब क्या है? इस चीज़ का मतलब ये है कि हम अपनी गैलरी में जाके वो जो स्क्रीनशॉट मैंने लिया हुआ है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मैंने आपको दिखाया था ना थोड़ी देर पहले, यहाँ पे मैंने कहा था कि इसके आगे कोड लिखे गए हैं, वो देखते रहिए। अब यहाँ पे ACQP03 लिखा गया है, P0122 लिखा गया है, ये लिखा गया है ना, ये संस्कृत भी यहाँ पे लिखा गया है। तो ये किसका कोड है? ये कोड किस यूनिवर्सिटी में और किस कोर्स में फॉलो होगा, उसके लिए आपको प्रोस्पेक्टस में ही पता चल जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले कोड ही लिखा रहेगा, और कोड यहाँ पे देखिए कोड लिखा गया है, 01 फॉलो होगा एजुकेशन का, शिक्षा शास्त्री में, और पैटर्न वहाँ मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ, कोई दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हम लोग देखते हैं। जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, इसमें भी आचार्य का कोर्स होता है, इसके लिए भी यही वाला कोड फॉलो होगा। तो इस वाले कोड के आगे जो वहाँ पे पैटर्न का स्ट्रक्चर लिखा गया है, वही पेपर आप लोगों का फॉलो होगा, उसी बेस पर आप लोगों का पेपर आएगा। और इसके साथ साथ यहाँ पे इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी लिखी गई है कि ये इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का दूसरा भी आचार्य का एक और कोर्स है यहाँ पे, वो आप लोग देख सकते हो। ठीक है, अब शुरुआत में जितनी भी आचार्य है संस्कृत से रिलेटेड कोर्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन आ रही है। हिंदी स्टडीज़ है जिसके लिए ACQP08 कोड फॉलो होगा। ये
बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी है कोई सी, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे आपकी सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी है, दिल्ली के अंदर है कोई सी यूनिवर्सिटी, जिसमें भी कोड फॉलो होगा ये वाला ACQ-P08। इसी तरीके से आपको जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, अब काम यहाँ पर वही शो होगा। ये टोटल यहाँ पे देख रहा हूँ ना 55 नंबर लिख रहा है, ये 1000 से भी ज़्यादा लिस्ट है यहाँ पे अवेलेबल है इस प्रोस्पेक्टस के अंदर। उसको रीड आउट कीजिए, उसको पढ़िए, उसको समझिए, उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों का इसमें चीज़ें समझ में आएंगी कि कौन सा कोड मेरा फॉलो होगा। जिससे मैंने एक स्क्रीनशॉट भी लिया था। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में अगर आपको LLB करना है तो मैंने आपको वही बताया भी था कि ये वाला कोड फॉलो होगा, COQP11, ठीक है। और पैटर्न यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि पैटर्न 3 फॉलो होगा। 100 MCQ क्वेश्चन रहेंगे, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन के, जनरल नॉलेज के, कंप्यूटर बेसिक्स के और लॉजिकल रीजनिंग के। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी यहाँ पे लिखी गई है कि 50% मार्क्स लाओ अपने, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो तो 45% है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को अपना जो भी चीज़ें हैं वो चेक करनी है और फॉर्म भर देना है इसके बाद केयरफुली। बाकी मैं कोशिश करूँगा अलग अलग कोर्स के ऊपर सेपरेट वीडियो बनाई जाए। वैसे इतना मुश्किल काम नहीं है, इसको अपने ऊपर बर्डन मत लीजिएगा कि यार मेरा कौन सा कोड है। हाँ, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी से अगर BEd करना चाहते हो तो प्लीज़ पहले अपना कोड समझ लेना, किस लैंग्वेज में अगर आपको BEd करना है, किसी अगर सोशल साइंस में BEd करना है तो अपना कोड पहले समझ लेना, उसके बाद ही अप्लाई करना। ज़्यादा कोड नहीं है, 2 से 3 ही कोड होंगे, उसी के आसपास BEd की कहानी घूम रही है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी डिटेल सिलेबस NTA की वेबसाइट पर जल्द अवेलेबल हो जाएगा, CUET की वेबसाइट पर, वहाँ से उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो। और फॉर्म का लिंक एक्टिवेट हो गया है। बाकी मैं रिकमेंड करूँगा थोड़ा सा और वेट कर लो, उसके बाद फॉर्म भरना, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा।